नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो आज आर पार में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर। तो लोकसभा में बिल को लेकर सियासी शोर शराबा बढ़ गया है। सरकार इस संशोधन के जरिए वक्फ के अधिकारों पर लगाम लगाने और प्रशासन के दखल को बढ़ाना चाहती है, जिसके विरोध में अब सियासत तेज हो गई है। सबसे पहले सूत्रों के हवाले से आई खबर की सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, जिसको संसद में केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे। और इस बिल की मदद से सरकार वक्फ के मनमाने अधिकारों को खत्म करने और प्रशासनिक दखल को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके विरोध में कांग्रेस भी अब खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो आज संसद शुरू होते ही कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे को लेकर संसद में नोटिस दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि सरकार इस बिल को या तो संसद की स्थायी कमेटी को भेजे या फिर विरोध झेलने के लिए तैयार रहे। तो वहीं मुस्लिम सांसदों ने पहले ही इस बैठक करके बिल के विरोध में कमर कस ली है। ओवैसी लगातार विरोध जता रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने तो बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी भारतीय जमीन पार्टी बन गई है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में सरकार से पूछा कि सरकार लिखकर गारंटी दे कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। तो ऐसे में अब कई सवाल भी उठ रहे हैं और हिंदी खबर ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर वक्फ में संशोधन तो विरोध भीषण क्यों नजर आ रहा है। वक्फ में सुधार, कम होंगे अधिकार, संशोधन से कौन परेशान और किसको नुकसान, ये बड़ा सवाल है। कर लो आनाकानी, नहीं चलेगी मनमानी, जमीन पर किसकी नजर और किसकी फिक्र। तो ये तमाम सवाल जो है आज हिंदी खबर पूछ रहा है कि आखिर विरोध क्यों। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की जरूरत होती है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। वो कह देंगे कि लाल किला जो है तो वो भी इसमें वक्फ बोर्ड में आता है, ऐसा नहीं चलता है। एक निर्धारित हो जाए तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आज हम मिनिस्टर साहब के मुंह से सुन लें, अगर ऐसा करेंगे तो हम विरोध करेंगे। बनना चाहिए और उसमें इतनी सख्त शिकें हों जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन, मेंबरान भू माफियाओं से सीटिंग करके उस जमीन पर कब्जा न कर सकें। हर एक पार्लियामेंटेरियन हो, हर एक पक्ष हो, हर एक स्टेक होल्डर हो, उनकी सुनवाई हो और उसके आधार पे जो भी अमेंडमेंट्स करने हैं वो अमेंडमेंट्स हो। तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं देश की जो हजारों साल की गंगा जमनी तहजीब है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो थोड़ी ही देर में ये संशोधन बिल पेश होगा, लेकिन ऐसे में हिंदी खबर सवाल ये पूछ रहा है कि आखिर वक्फ में संशोधन तो विरोध भीषण क्यों। वक्फ में सुधार, कम होंगे अधिकार, क्योंकि यही बात कही जा रही है संशोधन बिल के माध्यम से। संशोधन से कौन है परेशान और किसको नुकसान होगा। जिसे नुकसान होगा क्या उन्हीं में खलबली मची हुई है। कर लो आनाकानी लेकिन नहीं चलेगी कोई भी मनमानी, जमीन पर किसकी नजर लेकिन किसकी फिक्र, क्योंकि लगातार वक्फ बोर्ड ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर अधिकारों में कटौती हुई तो हम इसका विरोध करेंगे। और ऐसे में पहले ये अधिकार था कि वक्फ बोर्ड संपत्ति पर अगर दावा कर दे तो वो ऐसे में उसकी हो जाती थी, यानी कि अगर किसी भी संपत्ति पर उसने दावा किया, हालांकि इसमें सबूत जो है वो पेश किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर बाद में लड़ाई हुई और ऐसे में मालिकाना हक की बात आती है तो उस मालिक को जो है वो अपनी जमीन वापस कराने के लिए कहीं ना कहीं धक्के खाने पड़ते हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर विरोध क्यों। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बी नाजिया खान जी जुड़ गई हैं। नाजिया खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। और जिस तरह से समान अधिकारों की बात कही जा रही है नाजिया खान, लेकिन यहाँ वक्फ बोर्ड में जो कटौती की बात कही जा रही है इसको लेकर अब विरोध हो रहा है। बात यही है कि सबको एक समान होना चाहिए, हर धर्म में जो सहूलियत है वो सभी को समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो असीमित अधिकार दिए गए थे उनमें कहीं कटौती हो रही है तो विरोध हो रहा है। विरोध तो होगा ना वर्षा जी, विरोध तो होना ही है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है
और जिस हिसाब से 1995 के एक्ट को देखिएगा, एक तरफा एलएलबी के स्टूडेंट्स को भी वक्फ बोर्ड एक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, ये हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। ये जो किताब है ये हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। सेक्शन 3 में जाइएगा, किसी को भी अपना बना सकता है वक्फ बोर्ड, किसी भी लैंड को हड़प कर सकता है। सेक्शन 85 में जाइएगा, वक्फ बोर्ड का ही फाइनल डिसीजन होता है। सेक्शन 40 में जाइएगा, लैंड ओनर का कोई वैल्यू ही नहीं है अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये संपत्ति हमारी है। 200 करोड़ की रेवेन्यू से क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड, और लाखों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हड़प करके कौन से सोशल वेलफेयर का काम किया है वक्फ बोर्ड ने। लाखों ऐसे केसेस हैं जो मुसलमानों ने खुद वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में फाइल किए हुए हैं। लाखों ऐसे केसेस हैं जो मुसलमान लड़कियों के संपत्ति को हड़प किया है वक्फ बोर्ड ने। आप सोचिए, तमिलनाडु का एक पूरा गांव है जिसको ले लिया है वक्फ बोर्ड ने। 1500 साल की एक मंदिर है जिसको कह रहा है कि ये भी वक्फ की संपत्ति है। अब आप कहिए कि ये तो एक लैंड माफिया है। वक्फ बोर्ड कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, एक लैंड माफिया है। दूसरा जो मैंने संशोधन के बिल पढ़े हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि मोदी सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में जो मेंबरान होते हैं उसमें 2 महिलाओं को भी डाला जाए। अब इससे भी जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं उनको प्रॉब्लम हो चुकी है। अब ये परेशान हो चुके हैं क्योंकि मुसलमान शिक्षित महिलाएं तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। ये हमेशा अपनी पैर की एड़ी के नीचे शिक्षित महिलाओं को रखना चाहते हैं। अब ऐसे में अगर केंद्र की सरकार इस संशोधन बिल के जरिया एक इम्प्लीमेंट कर रही है कि भैया आपको अपने बोर्ड में महिला तो रखनी पड़ेगी। अब वो महिला आईएएस हो सकती है, वकील हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, आईपीएस हो सकती है। अब इनकी चोरियां पकड़ में आ जाएंगी, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रहा है। अब सोचिए, ए अनीस आयशा, ए हसना, जीनत यास्मीन, उसके बाद फिर और भी हजारों लड़कियां हैं जिसका मैं पूरा केस का जजमेंट का फाइल लेकर के बैठी हुई हूं। नाजिया खान जी, अब बहुत महत्वपूर्ण जो है वो जानकारी यहाँ पर देती हुई नजर आ रही कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने इसके खिलाफ भी जो है अपील की है, और ऐसे में अगर ये संशोधन बिल आता है तो जाहिर तौर पर उन लड़कियों को भी इससे जो है फायदा होगा। हमारे साथ कई और मेहमान भी जुड़ गए हैं, पहले मैं उनसे मुलाकात करा देती हूँ। योगी उमेशानंद जी महाराज जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। नाजिम खान जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। महंत राजू दास हिंदू धर्म गुरु हैं। तो आप सभी बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया खान जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मुस्लिम स्कॉलर जो मेरा सवाल नाजिम खान जी आप ही से है, क्योंकि जिस तरह से ये विरोध हो रहा है, अभी तो बिल पेश ही नहीं हुआ और आप लोग विरोध कर रहे हैं। 1995 में संशोधन आया तब आपने विरोध नहीं किया, 2013 में आया तब आपने विरोध नहीं किया, लेकिन अब जो संशोधन बिल आ रहा है उस पर आप विरोध कर रहे हैं, क्यों सर? नाजिम खान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ धर्म गुरु भी लगातार बने हुए हैं। योगी उमेशानंद महाराज, आप ही से अब मैं जानना चाहूंगी आखिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो समान अधिकार की बात हो रही है, महिलाओं को इसमें शामिल होने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि आखिर एक समान सब क्यों हो रहा है? उनके धर्म को जो है वो तवज्जो मिले वो ठीक है, एक समान हो जाएंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। देखिए, एक बात तो हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि हम इसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये वक्फ बोर्ड नहीं है। ये अपने आप में एक लैंड जिहाद का बोर्ड बनाया गया था और सुनियोजित तरीके से बनाया गया था, लेकिन जो उसका उद्देश्य था उस उद्देश्य को तो ये प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन बड़े पैमाने पर मेरे को लगता है कि अगर वक्फ बोर्ड की अगर जांच पड़ताल की जाए तो हमको समझ में आएगा कि विश्व का और पूरे भारतवर्ष का अगर सबसे बड़ा घोटाला, लैंड घोटाला अगर कहीं हुआ है तो वो वक्फ बोर्ड में हुआ है। वक्फ बोर्ड को बनाने के पीछे केवल ये उद्देश्य था, जो गरीब मुसलमान हैं, जो गरीब विधवा महिलाएं हैं, उनकी व्यवस्था करने के लिए, अनुकूल व्यवस्था करने के लिए। लेकिन परिवर्तन क्या आया कि लैंड जिहाद के नाम पर भारतवर्ष की बड़ी बड़ी कहते हैं एकड़ों में जमीनों पर कब्जा कर कर ये कार्यक्रम चलाने का ये सुनियोजित तरीके से किया गया, जिससे मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो नहीं, कैसे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा इस योजना को लाया गया और भारत में कहीं ना कहीं
लैंड जिहाद को प्रमोट करने का काम किया गया। मैं केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि इसमें संशोधन हो रहा है और संशोधन के बाद हमको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। बिल्कुल। महंत राजू दास जी, अगर सभी धर्म समान हो जाएं तो वो अच्छी बात है या एक धर्म को तवज्जो मिले वो अच्छी बात है? क्या लगता है आपको? जिस तरह से विरोध हो रहा है उससे तो यही साफ नजर आ रहा है कि अगर किसी एक धर्म विशेष को फायदा मिल रहा है, ज्यादा तो मिलते रहना चाहिए, लेकिन अगर कटौती की, वो भी ऐसे असीमित अधिकार, अगर उनमें कटौती हुई तो विरोध होगा। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इस दास को चर्चे में रखा, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी बहन नाजिया खान को सुन रहा था, उन्हें साफ साफ तौर पे अच्छे शब्दों में बताया जो इनका चाल और चरित्र है, जो चिंतन है, सीधे तौर पे रख दिया। मैं कहना ही चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप कहते हो भारत सेकुलर देश है, भारत में डेमोक्रेसी है, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत किसी मजहब, किसी संप्रदाय, किसी मत मतांतर के सिस्टम से नहीं चलता, भारत संविधान से चलेगा। ये दोगला चरित्र क्यों? एक मजहब, एक संप्रदाय को इतनी ताकत दे देना कि आपकी लोकपालिका, विधानपालिका भी बेकार है, वहां कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप जाएंगे तो वक्फ बोर्ड में जाएंगे, वक्फ बोर्ड कहेगी कि हाँ ये हनुमानगढ़ी मंदिर है तो वक्फ बोर्ड तय करेगा, वक्फ बोर्ड कह दिया कि नहीं ये हमारी संपत्ति है, उसकी हो जाएगी। हम किसी कोर्ट जा ही नहीं सकते, किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। ये कैसा दोहरा चरित्र है भाई? ये कैसा संविधान है आपका? ये कैसा सेकुलर देश है भाई? एक कौम, एक मजहब को आप इतनी ताकत दे दीजिए और दूसरे कौम की जितना मठ मंदिर है आपने एक्वायर करके रखा है, अधिग्रहण करके रखा है। 5 लाख से ऊपर मंदिर आपने एक्वायर करके रखा है, अधिग्रहण करके रखा है। सरकार सारा उसका वो लेती है, किसी भी हिंदू सनातन कार्यक्रम में आप खर्चा नहीं करते हो, उपयोग नहीं करते हो। सभी मजहब, सभी संप्रदायों के कार्यक्रम में आप उसका व्यय करते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सरकार को चेतना चाहिए, अभी विभक्त है, अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गलतियां की है उसको आप सुधार करिए। तत्काल प्रभाव से वक्फ बोर्ड एक लैंड जिहाज माफियाओं का एक संगठन है, उसको तत्काल खत्म करिए और खत्म न करिए संशोधन करिए। जो हमारे मुस्लिम भाई जो दबे हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको उसमें रखिए ना, उनको इस चीज का लाभ दीजिए ना। अरबों की संपत्ति है और बेचारा मुस्लिम कौम के भाई जो वो पन्नी बीन रहा है, वो परेशान है। तो ये खरबों की संपत्ति का क्या, रहने का क्या मतलब है? उसका क्या लाभ है? मैं पूछना चाहता हूँ, उसका क्या लाभ है? जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो लोग रेलवे स्टेशन पे, रेलवे पटरी के किनारे अपना झुग्गी बनाकर रह रहे हैं, क्या मुस्लिम कौम के व्यक्ति ये वक्फ बोर्ड में बसाने का काम क्यों नहीं कर रहा है? उसको लाभ क्यों नहीं दे रहा है? उसको जिस प्रकार से वो बेचारे त्रस्त और परेशान हैं, उनको छत देने का काम क्या, सामाजिक कार्य क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड? अभी नाजिया खान बहन ने कही क्या सामाजिक कार्य करेगी? ठीक है साहब, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर जिस तरह से आप दावा करते हैं कि जो जमीन है उससे जो भी आय होती है वो गरीब मुस्लिम जो बच्चे हैं हम उनकी पढ़ाई में लगाते हैं, लेकिन आज भी हम हकीकत देख लें तो वो गरीब के गरीब हैं और ज्यादा गरीब हो गए, उनकी पढ़ाई में भी किसी भी तरह से ठीक ढंग से उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। नाजिम खान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, आज आवाज नहीं पहुंचेगी जी। नाजिया खान, आप कुछ कहना चाह रही थी? आंकड़ा देना चाहती हूँ और मेरे पास 2021 और 22 का डेटा है। तमिलनाडु हैदराबाद में 57,423.91 एकड़ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और हमें एक बचपन से हमेशा से सबको समझाया गया 77 साल से कि वक्फ बोर्ड को सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया है। अब सोशल वेलफेयर के आड़ में देखिए क्या हो रहा है। 1869 दरगाह सिर्फ बनाए गए हैं, 8,521 कब्रिस्तान बनाए गए हैं, 3,052 मस्जिदें बनाई गई हैं और फिर ईदगाह 112 बनाए गए हैं। पर इस पूरे डेटा में एक भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, एकेडमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां तक कि एक छोटा सा सिलाई मशीन का जो एक कोचिंग सेंटर होता है वो भी नहीं है। कंप्यूटर सिखाने का जो एक कोचिंग सेंटर होता है वो भी नहीं है। अब इसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहूंगी
उत्तर प्रदेश के आगरा चले जाइए, उसमें 8,436 प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड की है, जिसमें 605 जो है उसमें मजार है। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान जो है वो 884 है, ईदगाह 18 है, मदरसा 83 है, मस्जिदें 580 है और स्कूल 0 है। स्कूल है ही नहीं। अब आप मुझे बताएं कि ये कैसा सोशल वेलफेयर है? ये तो झूठ है। ये सोशल वेलफेयर के नाम पर लैंड माफिया चल रहा है और जितने चेयरमैन वक्फ बोर्ड की बनकर के बैठे हैं उनका आप 40 साल से पहले का लाइफ देखिए और अभी की लग्जेरियस लाइफ देखिए। आप सोचिए कि इमाम बुखारी विस्तारा जैसे फ्लाइट में बिजनेस क्लास में बैठता है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले हम लोग इकोनॉमी में बैठते हैं। आप सोचिए कि ये लोग किस हिसाब से लैंड जिहाद कर रहा है। अब झारखंड चले जाते हैं, झारखंड में आदिवासी और हिंदू बेटियों को ये मुसलमान लौंडे जो हैं ये फंसाते हैं और उसके बाद फिर उनकी संपत्ति भी अपने नाम से करवा लेते हैं। और उसके बाद फिर अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है मियां बीवी में, तो वहां पर भी लैंड ये वक्फ बोर्ड खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तो ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। तमिलनाडु में तो पूरा का पूरा गांव कह दिया है कि ये वक्फ बोर्ड की है। बिल्कुल, और ये हकीकत है, ये हकीकत है। नाजिया खान जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नाजिम खान जी, आपने सुना नाजिया खान आंकड़ों के साथ बैठी हैं और एक कट टू कट जानकारी दे रही हैं, लेकिन आप ये इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन मेरा भी एक आपसे सवाल है कि अगर आपने 1993 में किसी भी तरह से कोई विरोध नहीं किया, 2013 में कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अब अगर बिल आ रहा है तो आप इस पे विरोध कर रहे हैं, दोनों पर आप जवाब दे दीजिए मुझे। हाँ वर्षा जी, देखिए आपको पूरा मैं जवाब दूंगा, सही तरीके से जवाब दूंगा, लेकिन मुझे समय देना जिस तरीके से आपने तीनों पैनलिस्ट को दिया जी। हाँ देखिए वर्षा जी, बात आ रही है वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए। तो अभी देखिए नाजिया इलाही ने पूरे पेपर का ब्यौरा दे दिया कि वक्फ बोर्ड ने ईदगाह के लिए इतनी जमीन दी है, मदरसे के लिए इतनी, कब्रिस्तान के लिए इतनी जगह दी है, इन्होंने सारी चीजें बताई। फिर इन्होंने ये कहा कि वहां पे अभी तक स्कूल नहीं बनाया। तो ये इन्हें आपत्ति वक्फ बोर्ड की जमीन से है या मदरसे या मस्जिद कब्रिस्तान से? पहला इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी बात, ये वक्फ बोर्ड के बार बार तो बात कही जा रही है, वक्फ बोर्ड की जमीन की तो बात आप करते हैं, लेकिन आश्रम के पास कितनी जमीनें हैं कभी वो चिन्हित करिए आप लोगों ने? मठ के पास कितनी जमीन है उनको भी आपने चिन्हित करा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पास जो जमीन। अरे सुन लीजिए नाजिया जी, मैंने आपको सुना। अरे सुन लीजिए, आपको तो बोलने की, आपके तो बोलने की तहजीब तक नहीं है। आप लड़कियों को भी लौंडे कह क्या बोलती हो, शर्म तो आप लोगों को भी आनी चाहिए। अरे आप, अरे सुन लीजिए, आप लड़के को भी लौंडा कह क्या बोलते हो, तहजीब का दायरा आपकी सभ्यता में भरा पड़ा है। सुन लीजिए, अरे चुपचाप सुन लीजिए बात तो मेरी। अरे सुन लीजिए, देश के अंदर बदनामी मत कीजिए, बदनाम मत कीजिए मुल्क को। सुन लीजिए, आप झूठ परोस कर पूरे मुल्क के अंदर नफरत की आग मत फैलाइए, बंद कर दीजिए। आगे बात सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए। अरे आप तो 5.5 करोड़ घुसपैठियों का भी जिक्र करते हैं, उनका डाटा तक नहीं दे पाते। अरे 5.5 करोड़ का डाटा तक नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। कहाँ दिया? कल आपका डिबेट नहीं दिया ना, कल आपने मेरे साथ डिबेट में आपने 5 करोड़ का डाटा नहीं दिया और झूठ बोलते हैं, आपको सब नहीं आनी चाहिए। अरे झूठ मत बोलिए आप। नाजिया खान जी, सुन लीजिए, नाजिया खान जी शब्दों का लिहाज रखिए। नाजिम खान जी अपनी बात रखिए, शब्दों का चयन कीजिए। मैं महिला का सम्मान करता हूँ, हो सकता है शायद इनसे भी ज्यादा। अरे लेकिन आप तो विरोध कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, उस पर आप विरोध कर रहे हैं। नाजिम खान जी, दम हो तो विषय पे बोलो। नाजिम खान भटकाओ मत, दम हो तो विषय पे बोलो। महिला है, ठीक है, आप उनकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को अधिकार मिल जाए तो आपको परेशानी हो रही है। वक्फ बोर्ड पे बोलो, औकात है तो वक्फ बोर्ड पे बोलो, औकात है तो वक्फ चैनल पे बोल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं, संविधान के तहत बात करते हैं। आप लोगों की तरफ फर्जी बातें नहीं करते, गुमराह करने वाली बातें नहीं करते। नाजिम खान जी, आप तो ये बताइए कि आपने कोई भी स्कूल क्यों नहीं खोला? अगर आप कहते हैं कि ये वेलफेयर है और ऐसे में आपने एक भी स्कूल नहीं खोला, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाया, इसका तो जवाब दे दीजिए ना। हाँ वर्षा जी, देखिए आपका जवाब दूंगा, लेकिन 10 सेकंड में है ना। राजू मोहनदास जी अयोध्या से, मैं इनसे एक बात करना चाहता हूँ। अभी ये बता दीजिए, सेना की 13,000 एकड़ आरक्षित जमीन थी, वो पूंजीपतियों में चली गई, उसके खिलाफ तो आपने बात नहीं बोली। अरे फालतू मत बोलिए, फालतू मत बोलिए, औकात है तो
बोर्ड पे बोल, औकात है तो औकात है तो औकात है तो वक्फ बोर्ड पे बोल, औकात है तो वक्फ बोर्ड पे बोल, औकात है तो वक्फ बोर्ड पे बोलो, औकात है तो वक्फ बोर्ड पे बोलो, औकात है तो वक्फ बोर्ड पे बोलो, अगर अल्लाह को मानते तो वक्फ बोर्ड पे बोलो, अरे अल्लाह अगर दोगले हो तब बोल रहे हो, अल्लाह पे बोल, अगर अल्लाह को मानते हो वक्फ बोर्ड पे बोलो, औकात है तो औकात है तो औकात है तो वक्फ बोर्ड पे बोलो, भारत पर बोलूंगा, अल्लाह का शुक्र है पूरे भारत पर बोलूंगा, आप लोगों की तरह कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता हूँ, अरे आप लोगों के आधार पे देश को हम लोग बांटने वाले नहीं है, बात नहीं करता हूँ, हाजी नाजिम संविधान को मानता है और संविधान है, आप लोगों की तरह आप पे एक तरह से ये सोचते हैं का मतलब पता नहीं है इसको, ये मुस्लिम स्कॉलर है। अरे तुम्हें पता है, अरे तुम्हें पता है, तो बकवास मत कीजिए ना जी। अरे विषय पे बोलने नहीं आता है, ये इस्लामिक का नहीं है, विषय पे बोलो। नाज़िम खान जी सुन लीजिए, मैं सवाल कर लेती हूँ नाज़िम खान जी से। नाज़िम जी रुक जाइए एक मिनट। नाज़िम खान जी आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, सुन लीजिए, सोचती है वकील है तो हो सकता है कि नाज़िम खान जी सुन लीजिए मेरी बात, सब चीजें जानता हूँ। ठीक है सुन लीजिए, स्कॉलर हो ना हाजी नाजिम, ये तुमको कोर्ट में बताना पड़ेगा। नाज़िम खान जी नाज़िम जी एक मिनट रुक जाइए, नाज़िम खान जी आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, अगर वक्फ बोर्ड ने संपत्ति पर अगर दावा किया है तो वो सबूतों के साथ किया है, नहीं तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि जिस पर हमने हाथ रख दिया वो हमारी हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिलासपुर में नगर निगम की जो जमीन थी उस पर आपने दावा किया, हैदराबाद की 5 स्टार होटल थी उस पर आपने दावा कर दिया, अलीगढ़ में हिंदू मठ की संपत्ति थी उस पर आपने दावा कर दिया, ये कैसे चलेगा सर? हाँ वर्षा जी आपके सवाल का जवाब दे दूं? जी जब मैं जवाब दूंगा तो शायद मुझे लगता है पैनल में बैठे हुए जो हमारे पैनलिस्ट ईमानदारी से दीजिएगा सर, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं आप ईमानदारी से बोलिएगा। हाँ मैं देखिए, मैं भारतीय हूँ, भारतीय संविधान में विश्वास रखता हूँ। जब हाजी नाजी बोलेगा तो शायद इन तीनों पैनलिस्ट के पेट में दर्द होने लगेगा। अब बात सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड के जहाँ पे जमीन पे कह देता है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी हो जाती है, तो देखिए भारत की ऐतिहासिक धरोहर पर अभी तक वक्फ बोर्ड ने कहा नहीं कि हमारी अपनी जमीन है। ताजमहल पे किसका अधिकार है? लाल किले, ठीक है आपने बोल दिया विरासत का, ताजमहल पे किसका दावा है मुझे बता दीजिए, किसकी विरासत आप मानते हैं? वर्षा जी विरासत हमारी है, लेकिन इस पे अधिकार तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का जो राजस्व आता है किसके पास आता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार पे 1%, अरे सुन लीजिए 1% भी क्या मुसलमानों पे वो पैसा खर्च होता है? लेकिन जिस तरीके के आपके चैनल की डिबेट पे इस तरह की गंद मचाएगी, ये मुझे बड़ा दुख होता है कि आपकी इतनी सार्थक डिबेट होती है, मैंने कई बार डिबेट करी, लेकिन आज इस तरीके से गंद फैलाई गई तो बड़ा दुख हुआ मुझे, बड़ा दुख हुआ मुझे आज की आपकी इस डिबेट के अंदर इस तरीके की वाहियात बातें करी गई है एक कम्युनिटी को लेकर। वर्षा जी मुझे एक बात बताएं, नाजिया जी हाजी नाजिम संविधान से बात करता है तो ये वाहियात, ठीक है मैं डिबेट छोड़ता हूँ, मैं डिबेट इसलिए छोड़ता हूँ कि आपकी डिबेट के अंदर इस तरीके की वाहियात बातें करी गई है। हाजी नाजिम खान जी देखिए सवाल तो उठेंगे ना, सवाल तो उठेंगे, अगर वो आंकड़ों के साथ सवाल क्या बात कर रही हैं, आप कुछ नहीं बोले, आप कुछ नहीं बोले, एक मुस्लिम को इन 3 जनों ने इस तरीके से उमेश आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नाजिम खान जी आप रुक जाइए, समय की भी बहुत कमी है। उमेश आनंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए क्या है कि मैं बहुत देर से डिबेट को सुन रहा हूं, मैं तो नाजिया जी को बहुत साधुवाद दूंगा कि बड़ी निडरता के साथ वो अपनी आवाज को उठाती हैं और उनके इन प्रश्नों को उठाने से बहुत लोगों के अंदर मिर्ची लग जाती है। तो ये तो ठीक है कि भैया खिसियानी दिल्ली लेकिन एक बात नाजिम खान जी मैंने तो आपको डिस्टर्ब ही नहीं किया, चिल्ला के बोल रही थी कॉलर साहब, मैंने तो आपको डिस्टर्ब ही नहीं किया, मैंने तो नाजिम खान जी सुन लेते। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है, इसके मूल में जाने की हमको आवश्यकता है कि भारतवर्ष में एक सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही और उनके कार्यकाल में इस प्रकार के बोर्डों का गठन किया गया। क्यों किया गया? कि कांग्रेस का मुसलमान जो भारत में रहता है वो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है
कि उसका वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए, दाएं बाएं ना हो जाए, उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी जाए। हम तो वकील नहीं है, लेकिन जैसे नाजिया जी ने बताया उसकी पूरी कानूनी दावपेच, उनकी धारा इत्यादि उन्होंने हम सबके सामने रखी। लेकिन मुझको लगता है कि जो वक्फ बोर्ड जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, और समय के अनुसार, टाइम के अनुसार चाहे कोई भी कानून हो उसमें संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर नाज़िम खान जी यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि समय के साथ संशोधन बेहद जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से विरोध हो रहा है। अब देखना होगा जो संशोधन बिल पेश होगा उसमें आखिर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होंगी, और विपक्ष जिसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं उसका अगला कदम क्या होने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।